हाय दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा विषय है या शिक्षा एक ऐसा मंत्र है, अगर कोई इसे सही समय पर सीख ले या इसे अपने जीवन में उतार ले तो सारी संसार की खुशियाँ इसके कदम में रहेंगी। ये सच बात है। हाँ दोस्तों, अब विश्वास मानिए, ये सच बात है। अगर कोई शिक्षा अपने सही समय पर सही ढंग से सीख ले या पूरी तरीके से इसका अध्ययन कर ले तो उसके कदमों में सारा संसार है। अगर हम एक समाज में एक भ्रांति और है कि शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना ही है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा का अर्थ ये है कि आप एक बेहतर इंसान बन सकें, आप एक अपने समाज में एक अलग पहचान बना सकें। अगर हम बात करें आज़ादी के पहले के, यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेज़ों का भारत पर अपना कब्जा था, यानी हम कहें पूरी तरीके से हम लोग अंग्रेज़ों की मुट्ठी में थे। वो स्कूल को ऐसे जगह इस्टेब्लिश करते थे जहाँ से उनका आवागमन आसान होता था, या मैं यूँ कहूँ कि वो पूरे अपने सुविधा के मुताबिक ही स्कूल को डेवलपमेंट करते थे। और जो बड़े वर्ग के बच्चे थे सिर्फ उस स्कूल तक ही पहुँच थी उनकी। बाकी जो निम्न जाति के थे, जैसे मैं कहूँ ओबीसी, एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। और जो पिछड़े वर्ग के माता पिता थे उनके मन में ये भ्रांति थी कि ये जो अंग्रेज हैं ये अपनी पूरी शिक्षा नीति भारत में ला के हम लोगों का धर्म नष्ट कर देंगे और हम लोगों को पूरी तरीके से अंग्रेज बना देंगे। और इस कारण से वो अपने बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे और पूरी तरीके से भारत में पाश्चात्य शक्ति का विरोध होता था। अब अंग्रेज के जाने के बाद 1947 में भारत की शिक्षा नीति कैसी थी? 1947 में हम आज़ाद होते हैं। आज़ादी के साथ ही साथ हमारे ऊपर यानी सरकार के ऊपर इतनी सारी समस्याएं थी कि उन समस्याओं का हल निकालना एक क्रिएटिव पॉइंट हो गया था, या कैसे हम क्रिएट करें, समाज को कैसा हम सुव्यवस्थित करें। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सोच के उनका माथा पच्ची हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है, जिसे हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद तो कई नीतियां बनाई गई और गठन भी किए गए, जिससे कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में विकास हो सके, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ये चार जो गठन हैं, ये चार गठन समय समय पर यानी कुछ अंतराल पर चार कोई है तो कोई 6 साल के बाद है, कोई 5 साल के बाद है। तो ये समय समय पर जो परिवर्तन शिक्षा में किया गया, कि चारों मिलकर भारत की शिक्षा के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिए। इन 4 नीतियों के बनने के बावजूद भी भारत के कई हिस्सों में भेदभाव देखा गया। जैसे कोई निम्न वर्ग का बच्चा है तो उसके साथ भेदभाव के मामले कुछ सामने आए थे। इनको देखते हुए भारतीय संविधान का सहारा लेते हुए एक नीति बनाई गई, राइट टू एजुकेशन 2009 में। इस नीति के तहत ये कहा गया कि अब किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर राज्य सरकार किसी बच्चे के साथ भेदभाव करती है तो कोर्ट उसके साथ कार्रवाई कर सकती है। ऐसा करने से मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और कोर्ट राज्य सरकार पर मुकदमा दायर कर सकता है। अभी जो हमने 6 मौलिक अधिकार का बात की है, वो 6 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारत का कोई भी नागरिक अपने प्रति यूज कर सकता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इन 6 मौलिक अधिकारों में 5वें नंबर का मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा जरूरी है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल 29 के मुताबिक आता है। इसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि राज्य सरकार किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी वर्ग के साथ है, वह चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, आप उसके शिक्षा में कोई बाधा नहीं डाल सकते, कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। अब शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और नियम बनाए गए, जो छोटे छोटे नियम थे। जैसे 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, उनके खाने की व्यवस्था किया जाए, उनकी किताबों की व्यवस्था किए जाए और उनकी किताबों की व्यवस्था में निःशुल्क हो, खाने भी निःशुल्क हो। अभी तक जो शिक्षा केवल राज्य का विषय था, अब उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, या ऐसा कहें कि उसे समवर्ती सूची में मिला दिया गया है। शिक्षा एक बड़ा क्षेत्र है और इस बड़े क्षेत्र को सरकार ने 3 भागों में बांट दिया: राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल राज्य ही शिक्षा के प्रति नियम बना सकता है, और संघ सूची में भी ऐसा है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है, और समवर्ती सूची में क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों के जो बनाए हुए नियम हैं वो आपस में टकरा जाते हैं,
और इस अवस्था में केंद्र सरकार का ही नियम मान्य होता है। अगर बात करें स्त्री शिक्षा की, तो राज्य सरकार स्त्री और बालकों के लिए एक बेहतर नियम बना सकते हैं। इसी के साथ जो अनुसूचित जाति हैं और जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का सरकार ने व्यवस्था भी किया है, ताकि ये निम्न वर्ग के बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से कुछ शिक्षा अर्जित कर सकें। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 यानी असर रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान ये देखा गया था कि कितने बच्चे स्कूल में मौजूद थे और कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। इन सब का निचोड़ ये देखा गया इस रिपोर्ट के मुताबिक कि लॉकडाउन के मुताबिक कितने बच्चे पढ़े थे और उनका रेशियो क्या था और अभी परिणाम क्या आया है। इसका परिणाम ये था कि बच्चे स्कूल से दूर भागने लगे थे और शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अब शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है। इस बजट में आगामी वर्ष यानी आने वाले साल में कितने पैसा का खर्च होगा ये सरकार पहले से निर्धारण करके सभी राज्यों को पैसा आवंटित कर देती है, जिससे कि प्राथमिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय और जितने भी पढ़ाई वाले एजुकेशन हैं इनको बेहतर बनाया जा सके और समय समय पर इसमें बदलाव लाके शिक्षा नीतियों में और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। जहां हम बात करें, हम पिछले दशक में या 2-4-10 साल बाद चलें तो हम लोग पहले स्लेटे पे लिखते थे और आज आधुनिकता में हम इतने आ चुके हैं कि हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं और यही चीज़ देखने को मिलती है कि हम लोग जो कल थे वो आज नहीं हैं। वर्तमान में हम लोग शिक्षा के मुकाबले आगे बढ़ चुके हैं और केंद्र सरकार को और थोड़ी और प्रयास करना चाहिए, सरकार को और थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। शिक्षा को बेहतर इसलिए बनाना है क्योंकि अब ऑफलाइन का ज़माना थोड़ा थोड़ा हट रहा है, ऑनलाइन का ज़माना थोड़ा आ रहा है, जिससे कि अगर हम एक ऐसा केंद्र और राज्य सरकार कुछ ऐसा नीति बना दें कि हर घर हर बच्चे के तहत एक कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो या कुछ ऐसा डिवाइस हो जहां बच्चा घर बैठे पढ़ सके। अगर हम सोचें अपने आजा बाबा वाली बात, तो हम लोग स्लेटी पर पहले वहाँ लिखते थे और आज यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक टैब पर देख रहे हैं, हम लोग घर बैठे पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग घर बैठे पढ़ेंगे तो हम लोग का कॉस्टली कम आएगा, हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये है आज शिक्षा की नीति। हम आज आधुनिकता में हैं। हम अगर थोड़ा 10 से 20 साल पीछे चले जाएं और वहाँ दोनों का गैप देखें तो आज हम आगे हैं और यही चीज़ हमको चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें। आपको क्या लगता है कि शिक्षा में और परिवर्तन करना चाहिए कि परिवर्तन हो चुका है या परिवर्तन और होना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।